हाय गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जो बार बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसी को डिस्कस करते हैं और आने वाले एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट चांसेस हैं ऐसे सवाल पूछे जाएं। तो इसमें सबसे पहला सवाल, और ये वीडियो बेसिकली सैम्पलिंग से रिलेटेड रहने वाली है, और जो सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इससे रिलेटेड ये पूरी वीडियो रहने वाली है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, यकीन माने इससे रिलेटेड सवाल जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई करना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है आपको इसमें बताना है। पहला दिया गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जो कि आपका रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। परपोजिव सैम्पलिंग जो होता है आपका क्या होता है, रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। कोटा सैम्पलिंग आपका जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपका जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। और हमारा जो स्नो बॉल सैम्पलिंग जो होता है ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। आपका ऑप्शन बी सी ई बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आप जरूर इस ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उससे रिलेटेड यहां पे अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहां पे डेली बेसिस पे हम पीवाईक्यूज वगैरह देते रहते हैं, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद अपने एंड पे करेंगे, इसका आंसर कमेंट में देंगे, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्या है, व्हेन द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। एक रिसर्च प्रॉब्लम है जो हेट्रोजेनस पॉपुलेशन से रिलेट करती है। मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड आपसे पूछा गया कि अगर पॉपुलेशन हेट्रोजेनस है, मतलब क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग वहां पे मौजूद हैं, तो यहां पे सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा पूछा गया। क्लस्टर ये हो गया, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वेनियंस सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड। सबसे बेहतरीन जो मेथड होता है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगा जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजेनस रखती हो। मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी जेंडर है अगर, तो जेंडर में आपकी पॉपुलेशन मेल हो गई, फीमेल हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, ठीक है ना। इनकम के बेसिस पे यहाँ पे पुअर है और रिच है, दो तरीके के। तो इसमें क्या होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कि आप अपने जो भी आपका ग्रुप है, जो भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को सब ग्रुप में एक स्ट्रेटा में बांट देते हैं। फिर इसके बेसिस पर हर स्ट्रेटा से, हर सब ग्रुप से आप यहां पे रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजेनस होगी तो वहां पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा। याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार सवाल देखने को मिला है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। आप क्लस्टर बनाते हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, यानी आप एरिया के हिसाब से जब बनाते हैं क्लस्टर बनाते। क्लस्टर बेसिकली एक झुंड है, एक ग्रुप है, एक समूह है। अब इसको बना के आप इस पे रिसर्च करेंगे, मतलब यहां से डेटा जो है रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। कन्वेनियंट सैम्पलिंग क्या होती है, ये आपकी जो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आती है, यानी डेटा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, अपने हिसाब से डेटा को लेते हैं। लॉटरी मेथड क्या होता है कि आपने सभी का नाम लिख लिया जितने भी सैंपल में है, और उन सब का नाम जो है आपने एक जो है बॉक्स में रख लिया। फिर उसके बाद आपने एक एक नाम को उठाया और सिलेक्ट किया। यहां पे रैंडम मेथड बेसिकली है, ठीक है ना। लॉटरी मेथड इस तरीके से किया जाता है, ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्नो बॉल सैम्पलिंग। स्नो बॉल सैम्पलिंग क्या होती है, मेथड कैन बी इंप्लॉयड इन। स्नो बॉल सैम्पलिंग को कह रहे हैं किस रिसर्च में यूज किया जाएगा। ए में दिया गया सॉरी,
हिस्टोरिकल रिसर्च, बी में दिया गया इथनोग्राफिक रिसर्च, सी में दिया गया कंटेंट एनालिसिस और नैरेटिव एनालिसिस। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका ऑप्शन बी सही है। इथनोग्राफिक रिसर्च में स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज किया जाता है। भाई रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, आप क्या करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी हो गई, कोई भी कल्चर हो गया, उनके कल्चर को या कम्युनिटी के बारे में जब बहुत डिटेल में आप जानते हैं, जानना चाहते हैं इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इनका कल्चर कैसा है, ये किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से इनका बिहेवियर है, जब ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं तो ये इथनोग्राफिक में होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू आती है। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, जो कि स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर की होती है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है भाई, यहाँ पे जो पास्ट में इवेंट हुए हैं बस उसी को स्टडी करना होता है। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट को एनालिसिस करना होता है। नैरेटिव होती है ये, यहाँ पे ये रिसर्च जो है लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस, जो उनके खुद के एक्सपीरियंस हैं, जो उनकी स्टोरी वगैरह खुद से स्टोरी से उनकी रिसर्च करना, ये हमारा नैरेटिव एनालिसिस में होता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कह रहे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, जो ऐसे सैंपल्स जो नॉन प्रोबेबिलिटी से यानी नॉन रैंडम है, रैंडम नहीं है, नॉन रैंडम है, यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं अवेलेबल रिस्पोंडेंट से। ऐसे रिस्पोंडेंट जो हर टाइम अवेलेबल हैं। भाई नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होते हैं, रिस्पोंडेंट अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत आसानी से डेटा कलेक्ट हो जाता है। और इसके लिए कह रहे हैं कि नो स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर इज फॉलोड, कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं कि ये इट इज अ फैक्ट, ये सही है, कह रहे हैं कि सत्य है, दैट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को। भाई जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होते हैं वो पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे नॉन रैंडम सैंपल किया गया है। ये बात हमारी गलत हो जाती है। तो इस तरीके से ए सही है और दूसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन थर्ड बन जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा सैंपलिंग मेथड जो होगा रिसर्च में यूज किया जाएगा, कैसी रिसर्च होगी, क्या होगा इसमें। यूनिट कॉम्प्राइजिंग द सैंपल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस, यानी जहां पे डेटा आप लेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो उसमें इक्वल सबके चांसेस होंगे, सबको बराबरी का मौका मिलेगा सिलेक्ट होने का। ये आपसे पूछा गया किस में होता है ऐसा, ये बात पूछी गई है। तो भाई ये क्लस्टर सैंपलिंग में ऐसा होता है। क्लस्टर को हमने पहले आपको बताया है कि क्लस्टर सैंपलिंग में सब ग्रुप बना दिए जाते हैं। उस ग्रुप में जो है ये किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन हेट्रोजेनस होती है, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बना के यहाँ पे सब ग्रुप से रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। ये यहाँ पे इक्वल चांसेस होते हैं और बिल्कुल आजादी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डायमेंशनल सैंपलिंग क्या होती है, यहाँ पे हाँ सॉरी, यहाँ पे क्लस्टर जो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया यानी ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रुप क्लस्टर, बस सब ग्रुप नहीं होते, क्लस्टर बनाए जाते हैं, क्लस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। डायमेंशनल रिसर्च सैंपलिंग क्या होती है कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यहाँ पे डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी, रैंडमली नहीं सिलेक्ट किया जाता है, नॉन रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, यानी सब ग्रुप बना के सिलेक्ट किया जाता है, डेटा को सिलेक्ट किया जाता है अपनी मर्जी से। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, हमने आपको बताया था। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे डेटा जो कलेक्ट होता है वो पार्टिसिपेंट खुद ही डेटा कलेक्ट करते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट से, ठीक है ना। स्टेज सैंपलिंग क्या होती है, यहाँ पे डेटा जो होता है स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट किया जाता है, एक स्टेप बाय स्टेप के थ्रू डेटा को
कलेक्ट किया जाता है। यानी अगर पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं तो पहले कुछ स्टेट को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसमें जो है कुछ स्कूल को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर कुछ स्कूल में से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये एक स्टेज वाइज होता है, ये हमारा स्टेज सैंपलिंग कहलाती है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सैंपलिंग प्रोसीजर, which of the following sampling procedure will be appropriate for conducting researches with किसके साथ? empirico inductive research। empirico inductive research क्या होती है कि भाई जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो क्या है, या तो एक्सपेरिमेंट करके कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करके कलेक्ट कर रहे हैं, तब इसको इंपेरिको इंडक्टिव रिसर्च बोला जाता है। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे जब डेटा ऐसे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके कलेक्ट करेंगे तो ये आपका कौन सा डेटा होगा? नॉन रैंडम होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, क्वालिटेटिव इन नेचर होगा। तो आपका ऑप्शन डी इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है कि आप डेटा को सब ग्रुप में डिवाइड करके रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिस्टेमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? आप पॉपुलेशन में से कुछ का डेटा सिलेक्ट करते हैं, उस सिलेक्शन के बाद आप जो है क्या करते हैं, उसमें सिस्टमैटिक तरीके से, यानी पहले में एक लाइन में डेटा को अरेंज कर लेते हैं, फिर इस लाइन में से डेटा को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और सिंपल रैंडम्स क्या होता है कि मतलब इक्वल चांसेस होते हैं, सभी को बराबरी का मौका मिलता है सिलेक्ट होने का। यह हमारा सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग में होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि पॉपुलेशन, इन केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च की पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजेनस होगी, अब आपको याद आ रहा होगा, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन होगी तो आपका क्या बनेगा? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बनेगा। जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजेनस होती है यानी आप सब ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में डेटा को जो है रैंडम सिलेक्ट करते हैं। सब ग्रुप क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजेनस है। सब ग्रुप बनाने से आप पॉपुलेशन को होमोजेनस बना लेते हैं, एक जैसी पॉपुलेशन को एक तरफ, एक जैसी पॉपुलेशन को एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है ना। तब यहां से अलग अलग सब ग्रुप से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में आ जाता है। एक लफ्ज से आप जो है क्या करेंगे? क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है? इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्टेड होने के। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है? आप क्लस्टर में बांट लेते हैं जब आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़ी होती है और बहुत ज्यादा फैली होती है, जहां पे आप पहुंच नहीं पाते, बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि आप क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर के बेसिस पे आप जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं। सिस्टेमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? हमने आपको बताया था कि आप जो एक ऑर्डर बना लेते हैं, उस ऑर्डर में डेटा को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि आइडेंटिफाई करना है आपको जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। जैसा पहले क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें अलग अलग तरीके की सैंपलिंग दी गई है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होगी आपको बताना है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये आपका नहीं होगा। ए वाला अगर नहीं होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका कट जाएगा। ठीक है ना। डायमेंशनल सैंपलिंग क्या होती है? ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ये आपका हो जाएगा। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? ये आपकी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये भी सही हो जाएगा। क्लस्टर सैंपलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आपकी जो है क्या होती है? आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरा, तीसरा, पांचवा जो है ऑप्शन डी में होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको सही लगी होंगी। अगर सही लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और
अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।